हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पे ज्ञान का आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाकर के लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर देखें दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके समझ के दोस्तों। तो लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद ही आप लेक्चर नंबर 2 देखें तो आपको बेटर अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो आज मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों कि क्यों कोई कंपनी लिस्टिंग करवाती है एनएससी या बीएससी पे। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है दोस्तों कि एनएससी या बीएससी पे कोई भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है वहाँ पे मिलती है और उसी लिस्टेड कंपनी की हम शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे ये एनएससी और बीएससी पे उसको जाने का ज़रूरत ही क्यों पड़ा, मतलब रीज़न क्यों रीज़न पड़ा, किसी भी कंपनी को लिस्टिंग कराने का ही ज़रूरत क्यों पड़ा, वहाँ तक जाने का क्यों ज़रूरत पड़ा दोस्तों, ये तो भी हमको समझना चाहिए। तो ये वीडियो में दोस्तों इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम कोई बिजनेस करते हैं दोस्तों तो बिजनेस हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला आदमी बिजनेस कर सकता है एज ए दुकान खोल के, या तो पार्टनरशिप फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हैं, या कंपनी खोल के आप बिजनेस कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपका बिजनेस स्टार्टिंग लेवल पे है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली आप सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे, फिर धीरे धीरे आप कंपनी में बनाओगे। मान लीजिए कि आपने कंपनी बना दिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो आपने कंपनी बना दिया। तो आप जब कंपनी बनाओगे तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी बनती है। किसी भी कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड करेगा तो वो प्राइवेट कंपनी ही रजिस्टर्ड करेगा। तो ये जो पूरा डिस्कशन है दोस्तों, ये पूरा कंपनीज एक्ट 2013 का है, पूरा थ्योरी लेक्चर। बट यहाँ पे फाइनेंस में, यहाँ पे दोस्तों शेयर मार्केट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी जब आप फॉर्म करोगे, रजिस्टर करोगे दोस्तों, तो आप पहले प्राइवेट लिमिटेड ही फॉर्म करोगे। जब आप प्राइवेट लिमिटेड चला रहे होगे, ठीक है, तो फिर जब धीरे धीरे आपकी बिजनेस ग्रो करेगी प्राइवेट लिमिटेड से, तो फिर आपको लगेगा कि हमको इसको और एक्सपेंड करना है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए एक्सपेंड करने के लिए तो सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोग के पास रिसोर्सेस चाहिए, फंड चाहिए। तो उसकी आपको सबसे कम जो रहेगा आपके पास लिमिटेड रिसोर्स रहेगा वो फंड की रहेगी। तो वो फंड को कहाँ से आप मैनेज करोगे, कहाँ से पूर्ति करोगे उस फंड को, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, आपको फिर पब्लिक लिमिटेड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा खुद को, पब्लिक लिमिटेड में। तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे दोस्तों, ठीक है। अब ये क्यों करोगे दोस्तों, इसका मेन रीज़न यही होता है कि आपको फंड चाहिए, रेज करना है फंड फ्रॉम पब्लिक से फंड रेज करना है। इसीलिए किसी भी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं। मतलब कोई भी आप जैसे कि कोई भी कंपनी को आप सुने होंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड है, लिमिटेड है, उसके नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड यूज़ किया गया हुआ है, तो वो पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, क्यों पब्लिक लिमिटेड है, क्योंकि वो पब्लिक से पब्लिक से फंड रेज किया हुआ है, ठीक है, इसलिए उसके नाम में पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, बस यही रीज़न होता है। तो वो पब्लिक लिमिटेड में फॉर्म करके वो पैसे को ला सकता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ता है प्राइवेट से, ठीक है। और इसका एक रीज़न और ये भी है कि उसको अपना शेयर्स को फ्रीली ट्रेड कर सकता है। आप इसमें फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी का मेंबर हैं प्राइवेट लिमिटेड में, आप किसी को भी आप शेयर्स किसी को भी आप नहीं बेच सकते हैं। मतलब आपके पास जो मेंबर है, जो पहले से 5-6 मेंबर है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट आउटसाइड द उसके रेंज से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। बट इस केस में पब्लिक लिमिटेड में आप रेंज से बाहर जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तभी हमारा ट्रेडिंग होता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी शेयर को बेच सकता है, तभी ये पॉसिबल है। और नंबर इसमें लिमिट रहता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिटेड रहता है कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकता है, बट इसमें पब्लिक लिमिटेड में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकता है दोस्तों। तो ये रीज़न है, बट मेन रीज़न बोला जाए तो रेस करना है फंड फ्रॉम पब्लिक से।
तो फंड रेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये दोस्तों जब हम पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हमको लिस्टिंग कराना पड़ेगा। लिस्टिंग कहाँ पे कराना पड़ेगा, एनएससी पे या बीएससी पे, क्योंकि यही दोनों मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। इस पे जब हम लिस्टिंग कराते हैं तभी जा कर के हम ये, तब देखिए बिजनेस कंपनी का काम क्या है, कोई भी पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कोई भी कंपनी का काम है बिजनेस करना, ना कि पैसे को रेज, मतलब पैसे को रेज करना मतलब एक है। बट अब अगर वो कंपनी बिजनेस के पर्पज से फॉर्म हुई है, उसको पैसे को लाने में ही टाइम लग जाए बहुत, उसी में इंगेज हो जाए, तो फिर वो बिजनेस कब करेगी। तो इसलिए ये मतलब कि एक कानून बनाया गया कि आपको क्या करना है कि आपको लिस्टिंग करा लेना है अपने आप को सेबी से, मतलब एनएससी पे या बीएससी पे आपको लिस्टिंग करा लेना है। अब जब लिस्टिंग हो जाएगा कोई भी कंपनी का, तो वो पब्लिक लिमिटेड तो ऑलरेडी है और लिस्टिंग हो गया इसका, तो यहाँ पे अब जब लिस्टिंग हो जाएगा तो यहाँ से कोई भी पब्लिक जो यहाँ से शेयर्स इस कंपनी की खरीद सकता है या फिर बेच सकता है दोस्तों। यहीं से इसका जब लिस्टिंग हो जाता है, यहीं से इसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस मतलब लिस्टिंग का मतलब कुछ नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाता है, उस पे नाम रजिस्टर्ड हो जाता है कंपनी का एनएससी या बीएससी पे, बस इतना ही है। ठीक है। जब कंपनी इस पे रजिस्टर्ड हो गया दोस्तों, अब कंपनी को चाहिए पैसा कहाँ से आएगी, तो जब पहले टाइम इनिशियल स्टेज में जब कंपनी को पैसा चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी लिस्टिंग हुआ है, तो जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी जब लिस्टिंग होती है तो वो जो लाती है पैसे को, जब वो रेस करती है तो उसको एक नाम, सेपरेट नाम दिया गया, आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, फर्स्ट स्टेज में पब्लिक से पैसा जो रेस करेगी, पब्लिक को ऑफर देकर के पैसा जो रेस करेगी, इसलिए उसका नाम पड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको हम लोग प्राइमरी सेगमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होता है, कंपनी तो अपना बिजनेस करते रहती है, सारा काम पैसे को लाने का सारा काम एनएससी और बीएससी को हाथ में आ जाता है। एनएससी बीएससी उसको पूरा फाइनेंस को रेस करके उसको देगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम आईपीओ समझते हैं। आईपीओ कैसे आता है, लिस्टिंग समझ गए, लिस्टिंग हो गया। अब स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज है, कंपनी का पहला पैसा लाना है कंपनी को, तो आईपीओ से पैसा लाएगी कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफर करके पैसे को रेस करेगी कंपनी। ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड मैंने एक पब्लिक लिमिटेड को लिया है, एक्स लिमिटेड ये आ गया। अब ये क्या करेगी, ये लिस्टेड है, ठीक है, ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है। अब एनएससी या बीएससी में, एनएससी बीएससी ही इसके बिहाफ में काम करेगी, एनएससी बीएससी इसके बिहाफ में आईपीओ लाएगी। तो आईपीओ कैसे लाती है, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ये पब्लिक को एक इंटीमेशन किया जाता है, इंटीमेट करके मतलब इन्फॉर्म किया जाता है, प्रोस्पेक्टस दे के इन्फॉर्म किया जाता है पब्लिक को। ये तो पब्लिक वेबसाइट है ना, एक तरह से ये पब्लिक वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, पब्लिकली वेबसाइट है। ठीक है। तो इस पे अपना वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन या फिर नोटिस ला करके पब्लिक को अनाउंस करती है कि हम इसके बिहाफ में, इस कंपनी के बिहाफ में आईपीओ ला रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर ला रहे हैं। ठीक है। वो एक ड्राफ्ट रजिस्टर करती है, प्रोस्पेक्टस, उसको एज अ फाइनेंस लैंग्वेज में प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। वो ड्राफ्ट में सब चीज़ मेंशन रहता है कि इस डेट को इसकी आईपीओ आएगी, इस डेट की इस कंपनी की आईपीओ आएगी, और इस कंपनी से जो मतलब कि जो उसका पर शेयर का कॉस्ट क्या है, सब चीज़ उसमें डिफाइन रहती है दोस्तों। तो और वो पैसे को कहाँ कहाँ कंपनी यूज़ करेगी, आगे इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करेगी, किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी, फिर वो कैसे कैसे क्या क्या उसका बिजनेस है, पूरा डिटेल में वो पूरा प्रोस्पेक्टस रहता है। तो फिर वो क्या होता है, ये अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पोस्ट कर दिया इस चीज़ को। ठीक है। अब क्या होगा कि ये पब्लिक अगर उस पर जाएगी, फिर उसको रीड करेगी, पढ़ेगी, समझेगी, पब्लिक मतलब हम लोग, आम जनता, कोई भी। ठीक है। पब्लिक समझेगी, पढ़ेगी। अगर उस पब्लिक को लगेगा नहीं भाई इस कंपनी का तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है, इसमें पैसा लगाना चाहिए, ठीक है, तो पब्लिक अपने अकॉर्डिंग सोच के समझ के अपना अच्छे से, तो वो क्या करेगी, पब्लिक उसको चाहे तो अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे उसको आईपीओ में अपना एप्लीकेशन को देगी। किसको एप्लीकेशन देगी, ये एनएससी या बीएससी को देगी। वापस से एनएससी बीएससी को देने के लिए हम डायरेक्ट इसके पास नहीं आ सकते हैं, फिर वही ब्रोकर के साथ ही हमको जाना पड़ेगा। ठीक है।
करना तो ब्रोकर के, लेकिन ये काम करवाएगा ब्रोकर, लेकिन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगी, पब्लिक एप्लीकेशन देगी इसको। अब ये एप्लीकेशन कभी क्या क्या होता है दोस्तों, मैं एक चीज़, इस चीज़ को और अच्छे से थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए दोस्तों एक्स लिमिटेड, जो मेरा ऊपर में एग्जांपल था, एक्स लिमिटेड है, इसको पैसे चाहिए, ये क्या क्या पब्लिक से इसके बिहाफ में एनएससी या बीएससी, एनएससी या फिर बीएससी इसके बिहाफ में ले आया, आईपीओ ले आया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एप्लीकेशन दिया एनएससी या बीएससी को, ठीक है। अब एनएससी बीएससी को जब एप्लीकेशन देता है, मान लीजिए सपोज कीजिए इस एक्स लिमिटेड को, जो मेरा पब्लिक कंपनी है, इसको 500 करोड़ का इसका ज़रूरत था, ठीक है। 500 करोड़ का इसको ज़रूरत था, तो ये पब्लिक, ये एनएससी बीएससी इसको पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया कि 500 का इसको ज़रूरत है, आप जो जो इंटरेस्टेड है इसमें पैसा लगाइए। अब क्या होता है कि पब्लिक को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, एप्लीकेशन डाल दिया। अब क्या होता है कभी कभी कि ये एप्लीकेशन जो है कि एक्सेस में आ जाती है, ये एक्सेस एप्लीकेशन, मान लीजिए 500 करोड़ का ज़रूरत था, एप्लीकेशन आ गया इसका 3 गुना ज़्यादा, मान लीजिए 1500 करोड़ का एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। अब ये 1500 करोड़ तो रख तो नहीं सकती है ना, ये क्यों रखेगी भाई, क्या करेगी, इसका इतना पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या करेगी, एक्सेस जो इसको 1000 करोड़ 100 जो एक्सेस अमाउंट है, इसको क्या करेगी, इसको रिफंड कर दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा, पब्लिक को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और जो ये मेरा इसके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो रिफ़ंड किया और इसके बीच का डिफरेंस जो है, यानी कि 500 करोड़ का जो डिफरेंस है, ये डिसाइड, मतलब कौन सा एप्लीकेशन को रखना है, कौन सा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है या रिफ़ंड करना है, ये जो होता है दोस्तों, ये ऐसे ही होता है, लॉटरी। कोई इसका रीज़न नहीं है कि ये इस बेसिस पे होगा, उस बेसिस पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लॉटरी बेसिस पे होता है दोस्तों, एकदम लॉटरी निकला, जिसका लगा, जिसका नहीं लगा, और जिसका नहीं लगा उसको रिफ़ंड कर दिया जाता है, जिसका लग गया बल्ले बल्ले, बस यही होता है दोस्तों। अब क्या होता है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये क्या, ये जो इसका इनिशियल इशू साइज है दोस्तों, ये जो इशू साइज है 500 करोड़, अगर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मान लीजिए 500 करोड़ इसको चाहिए, इसको बोलते हैं इशू साइज बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर 90%, एटलीस्ट 90% अगर इसका नहीं आ पाया, ठीक है, जैसे कि 450 आता है हमारे एग्जाम्पल में, 450 तक अगर नहीं आ पाया, तो जितना भी आया, मतलब मान लीजिए कि 435 करोड़ ही आया था, ठीक है, ये 435 करोड़ ही आया था इसका, तो ये 435 पूरा का पूरा पब्लिक को रिफ़ंड करना पड़ जाएगा। तो इसका आईपीओ होगा ही नहीं, फिर इसको आईपीओ नहीं होगा, और इसका भी फिर से मतलब डिलिस्ट हो जाएगा, मे भी हो सकता है। तो इसको मतलब आईपीओ नहीं होगा, तो इसका पब्लिक से ये फंड रेज नहीं कर पाएगी दोस्तों। तो ये ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो एक्सेस मनी अगर आपके पास आ गया, एक्सेस पैसा आ गया, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि इसको एनएससी बीएससी इसको क्या करेगी, रिफ़ंड कर देगी, बस ख़त्म। और उसके बाद जो पैसा इसको बचा, ठीक है, उसको ये ट्रांसफ़र कर देगी कंपनी को। अब कंपनी उस पैसे से अपना बिजनेस करे, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, सेकेंड चीज़ हम आते हैं, अब एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट चालू करते हैं। अब क्या होता है, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड ऑन लॉटरी बेसिस, ये चीज़ तो मैं पहले बता दिया था, एप्लीकेशन जो आपका एक्सेप्ट होगा लॉटरी बेसिस पे होगा। अब कोई कुछ ऐसा भी तो इन्वेस्टर हो सकता है या पब्लिक हो सकता है कि इस पब्लिक को मतलब कि इस पब्लिक का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, बट ये बहुत नाराज़ हो गया, हो सकता है कि यार मेरे को मिला नहीं आईपीओ में, और बहुत मन था कि मिल जाता, तो हो सकता है कि उसको बहुत इच्छा था, चाहत था कि हमको इसका आईपीओ लेना था, ठीक है। तो उसके वो अब क्या करे, वो कैसे ले सकता है, तो उसको लेने के लिए अब सेकेंडरी सेगमेंट में जाना पड़ेगा, सेकेंडरी दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा दोस्तों। तो होता क्या है कि इन्वेस्टर अगर हुज एप्लीकेशन रिजेक्टेड, तो वो अगर वो इंटरेस्टेड है अपना, मतलब कि इंटरेस्टेड आईपीओ में था और वो नहीं ले पाया, तो अब वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू ही आएगा और वो अपना शेयर खरीदेगा, ठीक है। अब जब ये आईपीओ क्लोज, बस ख़त्म। उसके बाद मान लीजिए कि आईपीओ क्लोज हुआ, तो उसमें 100 नंबर ऑफ 1000 मान के चलते हैं, 1000 करोड़, तो सॉरी 100 करोड़ ही मानते हैं, 100 करोड़
नंबर ऑफ शेयर मेरा नंबर ऑफ शेयर 100 करोड़ था, ठीक है। तो ये 100 करोड़ ये फिक्स हो जाता है, ये चेंज नहीं हो सकता। हाँ, ये चेंज हो सकता है जब बोनस आए, राइट इशू आए, इस तरह कुछ इशू करती है कंपनी, वो अलग मुद्दा हो गया। बट ऐसे ही कोई चाहे तो इंक्रीज करना नंबर ऑफ शेयर को नहीं कर सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता है वो चीज़। तो अब क्यों नहीं हो सकता है? मान लीजिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, 500 करोड़ का इसको ज़रूरत था, ठीक है। पर शेयर मानते हैं 10 रुपये का था, पर शेयर 10 रुपये का था। 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, पर शेयर का कॉस्ट 10 रुपीज़ था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो कितना था? 50 करोड़। तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 50 करोड़। तो ये 50 करोड़ चेंज नहीं होगा जब तक कोई अलग से बोनस इशू नहीं है जाए, राइट इशू नहीं है जाए, तब तक ये चीज़ चेंज नहीं होगा। कोई भी कोई न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आ सकता है। अब क्या होगा, ये जो 500 करोड़ था ये फिक्स ही रह जाएगा। इसी में से कोई किसी को बेचना हो सकता है कि आज मैंने खरीद लिया IPO में, अब हमको बेचना है जो 2-4-5 दिन के बाद तो वो सेकेंडरी मार्केट में जा कर के बस वहीं पे बिडिंग करके बेच सकता है। वो जो मैंने दिखाया था आपको, बिडिंग जो चल रहा था NSE या BSE के वेबसाइट पे, NSE के वेबसाइट पे या BSE के वेबसाइट, दोनों की जगह है, होता है ये चीज़, दिखता है। मार्केट डेप्थ में जा कर के वो कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? अगर वो किसी को जिसको IPO मिला, हो सकता है कि 5-10 दिन के बाद उसको बेचना है, और जो मान लीजिए कि जिसको नहीं मिल पाया था उसको खरीदना है, तो वो वहाँ पर जाएगा वो खरीदने के लिए, और ये जाएगा वहाँ बेचने के लिए। बस वहीं पे प्राइस अपना मैच करवाएगा, अगर मैच हो गया तो बस उसको मिल जाएगा और इसका सेल हो जाएगा। बस ये चीज़ होता है सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी सेगमेंट में ये चीज़ होता है दोस्तों। तो यही सेकेंडरी सेगमेंट ही तो चल रहा होता है। इनिशियल तो एक ही बार हुआ, बस ख़त्म। उसके बाद तो फिर तो सेकेंडरी मार्केट में ही चल रहा होता है, जो चल रहा होता है। तो किसी भी कंपनी का सेकेंडरी मार्केट में ही चलता है। तो कंपनी को इससे कोई मतलब ही नहीं रहता, अपने में तुम लोग लड़ो, मतलब कि बेचो, खरीदो, जो करना है करो, सेकेंडरी मार्केट में चल रहा होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय सेल ऑन इक्विटी शेयर एक्सचेंज, बाय सेल ऑन इक्विटी शेयर ऑन एक्सचेंज पे हम कर सकते हैं। बाय सेल मतलब हम खरीद बेच सकते हैं हम इक्विटी शेयर को एक्सचेंज पे, तो वो सेकेंडरी मार्केट में ही कर सकते हैं। तो वही है दोस्तों कि जिसको नहीं मिल पाया शेयर, तो वो जाके वहीं खरीदेगा, और जिसको मिला है शेयर, तो हो सकता है जिस प्राइस पे मिला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना, कि मान लीजिए 5 पर शेयर का कॉस्ट 10 रुपीज़ था, एक शेयर का दाम 10 रुपीज़ था, सॉरी ₹10 था एक शेयर का दाम। तो हो सकता है ना कि ये चाहेगा कि हम जब 10 में खरीदें तो हम ज़्यादा में बेचें, हमेशा चाहेगा ज़्यादा में बेचें। तो हो सकता है ये उस दिन अप्रॉक्स 15 या 20 में बेचे पर शेयर का, और जिसको नहीं मिला वो लेने के लिए भी तैयार हो जाए, भाई चलो हमको लेना है, किसी भी तरह से उसको लग रहा है कि इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, तो वो ले सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक